हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है मीटर ब्रिज, जो कि व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर आधारित है। पहला ब्रिज हो गया व्हीटस्टोन ब्रिज, जिसको हम पढ़ चुके हैं, और उसी के थ्योरी का उपयोग करते हुए पढ़ेंगे मीटर ब्रिज। जो कार्य व्हीटस्टोन ब्रिज का था वही मीटर ब्रिज का भी है। व्हीटस्टोन ब्रिज में हम किसी चालक के अज्ञात प्रतिरोध का कैलकुलेशन किए हैं P/Q=R/S फार्मूले से। यहाँ पर भी मीटर ब्रिज की सहायता से हम किसी चालक के अज्ञात प्रतिरोध अथवा उस चालक के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करेंगे। तो ये क्वेश्चन 4 बिंदुओं पर पढ़ेंगे। पहला है विद्युत परिपथ, दूसरा है सूत्र की स्थापना, तीसरा है प्रेक्षण सारणी और चौथा है सावधानियाँ। ये क्वेश्चन एग्जाम में इन 4 बिंदुओं पर ही अक्सर पूछा जाता है कि मीटर सेतु का वर्णन निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर कीजिए। विद्युत परिपथ, सूत्र की स्थापना, प्रेक्षण सारणी और सावधानियाँ। तो जब हम विद्युत परिपथ का टॉपिक लिखना शुरू करेंगे तो जो बेसिक नॉलेज इसके बारे में, बेसिक इंट्रोडक्शन है कि मीटर ब्रिज क्या है, इसकी सहायता से कौन सा काम किया जाता है, तो वो लिख देंगे वहाँ पे। चलिए विद्युत परिपथ का पहला टॉपिक शुरू करते हैं। मीटर सेतु व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से किसी चालक तार का प्रतिरोध अथवा उसके पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात किया जा सकता है। इसमें 1 मीटर लंबा तार प्रयुक्त होता है, अतः इसे मीटर सेतु कहते हैं। मीटर सेतु क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें 1 मीटर लंबा तार प्रयुक्त होता है। अब जो है इसका विद्युत परिपथ ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे इसका विद्युत परिपथ निम्न चित्र में प्रदर्शित है। तो सबसे पहला काम है, 1 मीटर लंबा तार हमने ले लिया ऐसे, और इसमें ये पट्टियाँ लगी रहती हैं। किस पदार्थ की रहती हैं इसकी चर्चा फिर बाद में करेंगे। ये पट्टियाँ इस तरीके से इसमें लगी रहेंगी। इसको हमने बना लिया ऐसे। एक पार्ट इसका ये हो गया, फिर एक पार्ट ये बीच वाला जो है हो गया, और फिर एक पार्ट जो है किनारे वाला हो जाएगा ऐसे। ये इस तरीके से ये हो गया। 1 मीटर लंबे तार में यहाँ पे स्क्रू लगे हुए हैं। फिर यहाँ पर एक प्रतिरोध बॉक्स लगेगा। ये जो खाली स्थान है यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगा देंगे ऐसे। RB रेजिस्टेंस बॉक्स इसको बोलते हैं, वो यहाँ पे लगा दिया गया रेजिस्टेंस बॉक्स। और इस खाली स्थान में जिस चालक का अज्ञात प्रतिरोध हमको ज्ञात करना होता है उसको यहाँ इस खाली स्थान पे लगा देते हैं। ये 2 खाली स्थान होते हैं। यहाँ पे M लिख दिया, यहाँ पे N लिखेंगे, यहाँ पे A लिखेंगे, सॉरी X लिखेंगे, यहाँ पे Y लिखेंगे। तार जो है, तार का नामकरण करते हैं। AC जो है 1 मीटर लंबा तार हो गया। तार के इधर जो है इस परिपथ में एक सेल रहेगा इस तरीके से। सेल का जो विद्युत वाहक बल है वो E रहेगा, और कुंजी के हमने यहाँ पे लगा दिया इस तरीके से ऐसे। ये तो यहाँ पर ये जो पीतल की पट्टियाँ लगी हैं, पीतल की पट्टियाँ यहाँ पे लगी हुई हैं। इसका भी कारण है कि पीतल की चौड़ी पट्टियाँ यहाँ पे क्यों यूज की जाती हैं, क्वेश्चन अलग से तैयार करेंगे। ये वायर किस पदार्थ का होता है? मैग्नीन या कांस्टेंटन का होता है। जो मीटर ब्रिज में वायर प्रयुक्त किया जा रहा है वो मैग्नीन या कांस्टेंटन का होता है। क्यों होता है, क्यों मैग्नीन या कांस्टेंटन यूज करेंगे, वो अलग क्वेश्चन बनेगा। उसकी चर्चा हम इसी क्वेश्चन में, इसी टॉपिक में अगर करेंगे। तो ये हो गया इसका विद्युत परिपथ। पहला चैप्टर कंप्लीट हुआ। विद्युत परिपथ के बारे में हमने थोड़ा सा लिखा और यहाँ पे इसका जो है फिगर ड्रा कर दिया। जो इस क्वेश्चन का दूसरा बिंदु है वह है सूत्र की स्थापना। तो अब चलते हैं कि जिस तरीके से हमने व्हीटस्टोन ब्रिज में P/Q=R/S की स्थापना किया था, तो यहाँ पे देखते हैं कि इस कौन सा फार्मूला हम इस फिगर के लिए यूज करेंगे। कभी कभी यहाँ पे इस फिगर में एक पैमाना भी लगा रहता है जो कि मीटर को शो करता है कि ये यहाँ पे मीटर लगा हुआ है। ऐसे एक पट्टी रहती है, इसको बहुत ज़्यादा बनाने की ज़रूरत नहीं है, बना भी सकते हैं, बहुत समय भी नहीं लगेगा। यहाँ 0 से शुरुआत होगी, ये पॉइंट 0 होगा
और ऐसे ऐसे रेखाएं खींची रहेंगी। 0 के बाद 20 है ना, फिर ऐसे लाइनें खींचें 40 लिख दें, फिर ऐसे लाइनें खींच दें 60 लिख दें, है ना। ऐसे 20 के अंतराल में जो है हम यहाँ पे इसको खींच देंगे। यहाँ पे 80 लिख दिया और इस तरीके से लास्ट में 100। तो ये 100 सेंटीमीटर हो गया, यानी कि 1 मीटर जो है लंबा तार यहाँ पे प्रयुक्त किया गया है। फिर इसके बाद एक चीज़ और यहाँ पे है, यहाँ पे एक बिंदु होता है D, और D से एक वायर निकलता है और इस वायर में जुड़ा रहता है एक धारा मापी, है ना। इंग्लिश में उसको गैल्वेनोमीटर बोलते हैं, कैपिटल G से दर्शाते हैं। गैल्वेनोमीटर को भी हम व्हीटस्टोन ब्रिज में देख चुके हैं। और इसके बाद यहाँ से एक वायर कनेक्ट रहता है और उस वायर में एक लोहे की इस आकार की आकृति का एक उपकरण लगा रहता है, जिसको हम जॉकी बोलते हैं, है ना। इसको क्या बोलते हैं? जॉकी बोलते हैं। इसको कैपिटल J से दर्शाते भी हैं, जॉकी को J से दर्शाते हैं। अब जो है ये विद्युत परिपथ कंप्लीट हो गया मीटर ब्रिज का। इस विद्युत परिपथ की सहायता से यहाँ पर इसकी वैल्यू होगी R, ये रेजिस्टेंस बॉक्स की वैल्यू है R, और यहाँ पे S जो अज्ञात प्रतिरोध है जिसकी गणना हमको करनी है वो हो गया S। फिर इसके बाद जॉकी जहाँ पे है, जहाँ पर भी जॉकी लगाएंगे, जॉकी का मतलब यहाँ पे टच कर करके देखते हैं कि किस बिंदु पर धारामापी का जो संकेतक है वो 0 बताता है, क्योंकि वही संतुलन की स्थिति कहलाती है। जहाँ पे धारामापी का संकेतक 0 बताएगा वो संतुलन की स्थिति कहलाएगी, सेतु के संतुलन की स्थिति। तो जहाँ पर 0 बताएगा उसके इधर का हिस्सा जो है P कहलाएगा और इधर का हिस्सा Q कहलाएगा। यहाँ पे दर्शाया नहीं जा रहा है। चूँकि व्हीटस्टोन ब्रिज पर आधारित है तो जो है उसमें P/Q=R/S था, तो यहाँ पर भी P/Q=R/S का फार्मूला उपयोग करेंगे। चलते हैं, देखते हैं इसके सूत्र की स्थापना कैसे करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे चित्रानुसार, सीधे सीधे चित्रानुसार जो परिपथ हमने बनाया है उसके अकॉर्डिंग हम फार्मूला डिराइव करेंगे। चित्रानुसार माना सिरे A से संतुलन बिंदु की दूरी कितनी हो गई? स्मॉल l सेंटीमीटर है। तब यानी कि संतुलन बिंदु यहाँ पे प्राप्त हो रहा है, जहाँ पे जॉकी को टच कराने पर जो है प्राप्त हो रहा है क्या? 0 धारामापी। तो इस पॉइंट को हम B मानते हैं। J हालांकि लिखा है, J जॉकी को दर्शा रहा है, इसको हमने क्या मान लिया? B। सिरे A से संतुलन बिंदु B की दूरी L है। अगर AB का मान जो है L है तो बचा हुआ BC है, उसका मान क्या हो जाएगा? तब AB = L सेंटीमीटर तथा BC किसके बराबर हो जाएगा? BC = हो जाएगा 100 - L सेंटीमीटर। चूँकि पूरा वायर 100 सेंटीमीटर का है तो अगर AB का मान L हो गया तो बचा हुआ भाग कितना हो जाएगा? 100 - L सेंटीमीटर के। चित्रानुसार माना सिरे A से संतुलन बिंदु की दूरी L सेंटीमीटर है, तब AB = L सेंटीमीटर तथा BC बराबर किसके हो गया? 100 - L सेंटीमीटर की हो गया। ठीक है ना। अब चलिए, अब हमने बताया था कि चूंकि ये व्हीटस्टोन ब्रिज पर आधारित है तो व्हीटस्टोन ब्रिज में 4 प्रतिरोध होते हैं, P, Q, R व S। तो R और S यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। P, Q की वैल्यू कहाँ से डिवाइड करेंगे? जहाँ पर ये पॉइंट मिलेगा उसके इधर का एरिया जो है P कहलाएगा और इधर का एरिया Q। तो इस कंडीशन में हम ये देख रहे हैं कि ये वाला हिस्सा A से B तक का हिस्सा P हो गया और B से C तक का हिस्सा क्या हो गया? Q। P, Q, R, S। अब सवाल ये है कि अपने को P की वैल्यू निकालना है ना। P का मान, चूंकि P पूरे वायर का रेजिस्टेंस नहीं है, इतने हिस्से का रेजिस्टेंस P है, इतने हिस्से का रेजिस्टेंस Q है। तो L के पदों में P का मान क्या होगा और L के पदों में Q का मान क्या होगा उसको देखते हैं। देयरफॉर इसलिए P = हो गया सिग्मा L तथा Q = हो गया
100 माइनस एल इंटू सिग्मा के, जहाँ सिग्मा क्या है, जहाँ सिग्मा तार AC की प्रति एकांक लंबाई का प्रतिरोध है, प्रति एकांक लंबाई का प्रतिरोध है। ठीक है ना, ये हो गया, P इक्वल टू हो गया और Q इक्वल टू हो गया। अच्छा, P का मान सिग्मा L है, Q का मान 100 माइनस एल है। अब इसमें हम व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत का उपयोग करेंगे, किंतु व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत से तो व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत क्या कहता है, P अपान क्यू इक्वल टू R अपान एस के। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, P के स्थान पे P की वैल्यू और Q के स्थान पे Q की वैल्यू रख देते हैं। या अगले स्टेप में P का मान कितना है, सिग्मा L है, Q का मान कितना है 100 माइनस L इंटू सिग्मा हो गया और R अपान एस के हो गया। सिग्मा और सिग्मा कैंसिल हो गए ऐसे, तो यहाँ पर R अपान एस की वैल्यू किसकी हो गई, L अपान 100 माइनस एल के। अपने को अज्ञात प्रतिरोध यस का कैलकुलेशन करना है, तो जो अगला स्टेप आएगा तिर्यक गुणा कर देंगे उस, तो यस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यस इक्वल टू हो गया R 100 माइनस एल अपॉन एल के। ये फार्मूला हमने डेवलप कर लिया है मीटर ब्रिज की सहायता से किसी चालक के अज्ञात प्रतिरोध की गणना हम इस तरीके से करेंगे। ये अपना जो दूसरा टॉपिक है सूत्र की स्थापना, सूत्र की स्थापना हमने कर दिया और हमको क्या सूत्र प्राप्त हुआ, एस इक्वल टू R 100 माइनस एल अपॉन एल। तो देख रहे हैं कि अज्ञात प्रतिरोध जो यस है वो किन राशियों पर निर्भर कर रहा है, वो तार के में लगाया गया जो रेजिस्टेंस बॉक्स है उसके प्रतिरोध पर और उसकी लंबाई पर निर्भर कर रहा है। उपरोक्त सूत्र की सहायता से अज्ञात प्रतिरोध S की गणना की जा सकती है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं उपरोक्त सूत्र की सहायता से अज्ञात प्रतिरोध S की गणना की जा सकती है। तो ये आपको दूसरा पॉइंट हो गया सूत्र की स्थापना। अब चलते हैं प्रेक्षण सारणी, मतलब हाँ ये हमारा प्रैक्टिकल भी है, 12th क्लास का पहला प्रैक्टिकल है कि मीटर ब्रिज की सहायता से किसी चालक तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करना। ये जो है हमारा उद्देश्य भी है, प्रैक्टिकल का ऑब्जेक्ट भी है। चलते हैं देखते हैं प्रेक्षण सारणी नंबर 3 है। विधिवत इस क्वेश्चन को लिखेंगे और एग्जाम के लिए भी तैयार करेंगे। सारणी, प्रेक्षण सारणी। प्रेक्षण सारणी में कितने पॉइंट है देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है क्रमांक, फिर एक लाइन खींचेंगे, फिर ज्ञात प्रतिरोध, ये जो R है ना वो ज्ञात प्रतिरोध है, ज्ञात प्रतिरोध वो है कैपिटल R और इसका मापन हम ओम में करेंगे। तो ये अपनी दूसरी लाइन हो गई। तीसरी लाइन क्या हो गया, L, ये लंबा लेंथ है L और इसका कैलकुलेशन हम किस में करेंगे, सेंटीमीटर में करेंगे। ठीक है ना, तो कितने कॉलम हो गए, 1, 2 और 3। ठीक है ना, अब बच्चे 2 कॉलम को यहाँ पे बना रहे हैं, इसको आपको उठा के यहीं पे ही रखना है। तो यहाँ पे बना रहे हैं क्योंकि वहाँ पे कैमरे की दृष्टि नहीं जा रही है। तो यहाँ पे हो जाएगा, जो अगली लाइन हो जाएगी 100 माइनस एल। 100 माइनस एल का भी मापन किस में होगा, सेंटीमीटर में होगा। और लास्ट जो आपको आगे बढ़ाते जाना है, एस इक्वल टू हो जाएगा R 100 माइनस एल अपॉन एल के। और चूंकि ये अज्ञात प्रतिरोध है तो इसका मापन किस में होगा, ओम में होगा, ओम में। ये अपनी अंतिम, तो जो प्रेक्षण सारणी है 1, 2, 3, 4 और 5, ये सारणी खाली रहेगी, इसमें कुछ भरा नहीं जाएगा, बस रिक्त सारणी रहेगी ये। ठीक है ना, तो 1, 2, 3, 4, 5 हिस्सों में ये बटी हुई है। क्रमांक 1 क्रमांक रहेगा, ज्ञात प्रतिरोध, फिर लंबाई,
फिर 100 माइनस एल और फिर लास्ट में ए, और फिर यहाँ पे नीचे हम लिख देंगे माद एस इक्वल टू डॉट 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 ओम। इसमें कोई भी आंकड़ा नहीं भरा जाएगा, बस सारणी खाली रहेगी। तो ये आपका तीसरा पॉइंट हो गया, प्रेक्षण सारणी। अब चौथा पॉइंट है सावधानियाँ, ठीक है ना, ये नंबर 4 है सावधानियाँ। देखते हैं कि कौन कौन सी सावधानियाँ प्रयोग करते समय हमें रखनी चाहिए, बरतनी चाहिए। तो पहली सावधानी ये है, ऐसे लगभग 2 सावधानियाँ हम अच्छी तरीके से तैयार रखेंगे। पहली सावधानी ये है कि प्रतिरोध बॉक्स के सभी प्लग तथा संयोजक पेंच अच्छी तरीके से कसे होने चाहिए। चूँकि रेजिस्टेंस बॉक्स आपने अभी देखा नहीं है, लैब में रखा हुआ है। प्रतिरोध बॉक्स के सभी प्लग अच्छी तरीके से तथा संयोजक पेंच अच्छी तरीके से कसे होने चाहिए। और जो दूसरा महत्वपूर्ण सावधानी ये है कि जो जॉकी है, जॉकी एक नुकीली लोहे की होती है जॉकी, तो जॉकी को तार पर रगड़ कर नहीं चलाना चाहिए, ठीक है ना। क्यों नहीं चलाना चाहिए? क्योंकि रगड़ कर चलाने से तार का जो अनुप्रस्थ परिच्छेद होता है वो एक समान नहीं रह पाता है। तो ये 2 महत्वपूर्ण सावधानियां हमको अपने नोटबुक में लिखनी चाहिए। एक क्वेश्चन जो है इसी के साथ बहुत ही महत्वपूर्ण है, जुड़ा हुआ है कि मीटर ब्रिज का जो वायर होता है, मीटर सेतु का तार मैग्नीन या कांस्टेंटन का बना होता है। क्यों? हमने पहले ही चर्चा किया है कि मीटर ब्रिज में जो 1 मीटर लंबा तार होता है वो मैग्नीन या कांस्टेंटन का, यहाँ पे लिखे दे रहे हैं मैग्नीन या कांस्टेंटन, ये दोनों कैसी धातु है, मिश्र धातु है ना, कांस्टेंटन, ठीक है ना। मीटर ब्रिज का वायर मैग्नीन या कांस्टेंटन का बना होता है। क्यों? तो मीटर सेतु का तार मैग्नीन या कांस्टेंटन का बना होता है क्योंकि इसकी प्रतिरोधकता अधिक तथा प्रतिरोध ताप गुणांक बहुत कम होता है। किसकी? जो मैग्नीन या कांस्टेंटन की जो प्रतिरोधकता है वो अधिक होती है और प्रतिरोध ताप गुणांक बहुत ही कम होता है। अतः विद्युत धारा प्रवाहित करने पर तार का ताप बढ़ने के बावजूद उसका प्रतिरोध नियत बना रहता है। तो हम क्यों यूज करते हैं? ताकि जो है वायर का जो रेजिस्टेंस है वो नियत बना रहे। मीटर सेतु का वायर जो है मैग्नीन या कांस्टेंटन का बना होता है क्योंकि इसकी प्रतिरोधकता अधिक तथा प्रतिरोध ताप गुणांक अत्यंत ही कम होता है। अतः विद्युत धारा प्रवाहित करने पर भी तार का ताप बढ़ने के बावजूद उसका प्रतिरोध नियत बना रहता है। तो ये हो गया अपना मीटर ब्रिज और मीटर ब्रिज की कंप्लीट स्टडी। ओके, थैंक यू वेरी मच।